हे गाइस, इस वीडियो पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी 6 सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले। इससे प्रीवियस वीडियो पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी चैप्टर्स है उसके नोट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए थे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी मैं नोट्स को डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो पर जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस है, हर एक यूनिट से हम देखने वाले। तो सबसे पहले यूनिट आपकी आती है वह है फैट्स एंड ऑयल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। तो कुछ इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस में बहुत बार पूछे गए हैं और उनके आने के चांसेस आपके ज़्यादा है। सबसे पहले आपका आता है फैट्स एंड ऑयल के शॉर्ट नोट्स। फैट्स और ऑयल्स के शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकते हैं। दूसरा है आपका हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनोलिसिस, ये हमने डिस्कस कर रखा है वीडियोस पे, वो आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू क्या होती है, ये आपका सैपोनिफिकेशन नंबर या आयोडीन नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों आपका एक ही होता है, वैल्यू और नंबर। ठीक है, तो ये सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट ऑन डिटर्जेंट्स, सोप्स कम पूछा जाता है, डिटर्जेंट्स के क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और डिटर्जेंट्स, इसका शॉर्ट नोट, ये सब आपको अच्छे से देख के जाने हैं। सोप्स कम पूछा जाता है, देख सकते हो, वैसे ईजी है, लेकिन डिटर्जेंट आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फैट्स और ऑयल्स में ये 4 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। फैट्स और ऑयल्स की प्लेलिस्ट हमने देख रखी है, 3-4 वीडियोस पे हमने पूरा ये जो आपका फैट्स एंड ऑयल्स का चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर रखा, वो आप देख सकते हो। सब के सब टॉपिक्स जो भी इंपॉर्टेंट है सब हमने डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से, और ये 4 के 4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। फैट्स और ऑयल्स अगर आपके क्वेश्चन आए तो इन्हीं 4 टॉपिक्स में से आने वाले ही है। ठीक है, सेकेंड है आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें आपके 2 टॉपिक्स में डिवाइडेड है, एक आपका एल्कोलॉइड्स आता है, दूसरा आपका टेरापिनॉइड्स आता है। एल्कोलॉइड्स के अंदर इंपॉर्टेंट है आपका निकोटीन और टेरापिनॉइड्स के अंदर आपका इंपॉर्टेंट है सेट्रल। एल्कलॉइड्स में क्या पूछा जा सकता है, एल्कलॉइड्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय जनरल मेथड। जनरल मेथड फॉर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलॉइड, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमिलर क्वेश्चन आपका टेरापिनॉइड से भी बनता है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टेरापीन्स या टेरापिनॉइड्स। तो ये दोनों हमने डिस्कस कर रखे हैं, दोनों की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर रखे। 20-20 मिनट की आपकी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। उसमें आपके 7-8 स्टेप्स होते हैं कि पहला आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को डिटरमाइन करना, फिर आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर आप उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बताओगे कि कितने आपके अनसेचुरेशन है उसमें, तो वो सब हमने पूरा डिस्कस कर रखा है, वो आप देख सकते हो वीडियोस को। ठीक है, तो दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड्स में भी आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जनरल मेथड से, और टेरापिनॉइड्स में भी आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टेरापीन्स बाय जनरल मेथड। ठीक है, दूसरा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ टेरापिनॉइड्स, दोनों पे आपका जो क्लासिफिकेशन एल्कलॉइड्स का, टेरापिनॉइड्स का, दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका निकोटीन। निकोटीन आपका आता है एल्कलॉइड्स के अंदर। निकोटीन में आपका जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है निकोटीन का, कि निकोटीन किस तरीके से बनता है, वो भी हमने डिस्कस कर रखा, वीडियोस आप देख सकते हो, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ आपके निकोटीन की इंपॉर्टेंट है। सिंथेसिस निकोटीन का कम पूछा जाता है, लेकिन देख सकते हो फिर भी, क्योंकि चांसेस हैं आने के। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेट्रल का सिंथेसिस है। ठीक है, सेट्रल का हमने डिस्कस कर रखा है, निकोटीन का हमने डिस्कस नहीं कर रखा क्योंकि चांसेस कम है उसके आने के। सेट्रल का हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर टाइम मिले तो निकोटीन का सिंथेसिस देख सकते हो, लेकिन निकोटीन का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वो आपको जरूर देखना है, इंपॉर्टेंट है। निकोटीन का क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, जिसमें आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, प्रॉपर्टीज़ बतानी है उसकी, और सिंथेसिस भी साथ में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिंथेसिस भी आप देख सकते हो निकोटीन का, अगर टाइम मिले तो सिंथेसिस देख लेना, वरना सेट्रल का तो देखना ही देखना है। ठीक है, तो सेट्रल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हो गया, सिंथेसिस हो गया, और प्रॉपर्टीज़ हो गया, तीनों आपका इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन समझ में आ रहा है क्या होता है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब किस तरीके से आपका सेट्रल बन रहा है, किस तरीके से आपका निकोटीन बन रहा है। ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेट्रल करके। अगर आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन नहीं लिखा है क्वेश्चन पे, तो आपका ऐसा भी आ सकता है कि आपको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और सेट्रल वो आपको डिस्कस करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही है कि आपको सेट्रल किस तरीके से फाइनली आपको जो केमिकल उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म हो रखा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो निकोटीन, स्ट्रक्चर, सेट्रल दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स एक बड़ा चैप्टर है और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन पे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन विथ मैकेनिज्म। दोनों की डेफिनेशन मैकेनिज़्म के साथ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। सिंथेटिक पॉलीमर्स की प्लेलिस्ट भी हमने देख रखी है, वो भी आप देख सकते हो, सब कुछ हमने डिस्कस उसमें कर रखा है। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशन, स्टेप ग्रोथ क्या होता है, चेन ग्रोथ क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एडिशन कंडेंसेशन ना लिखा है, स्टेप ग्रोथ लिखा है, चेन ग्रोथ लिखा है, तो ऐसा भी आपका आ सकता है। ठीक है, दोनों की मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्री रेडिकल से आयोनिक, कटायोनिक, वो सब आपको यहाँ पर आनी चाहिए, वो हमने कर रखी है डिस्कस। ठीक है, दूसरा आता है आपका जिगलर नाटा कैटेलिस्ट विथ मैकेनिज्म। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट आपका एग्जाम्पल है HDP का, हाई डेंसिटी पॉलीथेलाइन का आपका एग्जाम्पल है। उसकी मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। मैकेनिज्म कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको सिंपल जो
आपकी पॉलीथीन की जो मैकेनिज़्म होती है फ्री रेडिकल से, उसी से आपकी वो मैकेनिज़्म होगी। वो आप देख सकते हो उसकी मैकेनिज़्म जिग्लर-नाटा की। मैंने वीडियोज़ में शायद नहीं करवा रखी है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं जिग्लर-नाटा की कल करवा लूँगा, जिग्लर-नाटा की ये मैकेनिज़्म। वरना ईज़ी मैकेनिज़्म है, सिंपल जो आपकी नॉर्मल मैकेनिज़्म होती है पॉलीथीन वगैरह की, वैसी आपकी होती है, बस इसमें कैटलिस्ट आपका जिग्लर-नाटा है। ठीक है, उसका आपको ध्यान देना है। जिग्लर-नाटा आपका ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम क्लोराइड होता है या टेट्राक्लोराइड होता है। तो ये आपका जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट होता है, जो आपका एचडीबी में यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट। जब हमें आपका जो मोनोमर है, अगर आपका वो इथाइलिन है, इथीन है, अगर आपको पॉलीमर बनाना है, पॉलीथाइलिन बनाना है, तो जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं एचडीबी वाले केस में, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पे, वो हम जिग्लर-नाटा यूज़ करते हैं। तो ये हमने वीडियोज़ पे डिस्कस कर रखा, आप देख सकते हो, तो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, फिर क्या आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखे, तो सिंथेसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है पॉलीमर्स का, वो भी पता होना चाहिए। साथ में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस भी करना है उसको। फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसे हम कहते हैं, बेकेलाइट का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से आपका ये दो मोनोमर बना के आपका यहाँ पर वो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है, उसका भी आपको सिंथेसिस आना चाहिए। बेकेलाइट और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रबर का, नेचुरल रबर हो गया और सिंथेटिक रबर्स हो गए, दोनों इंपॉर्टेंट है। रबर में आपका एक वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आता है, जो हमने रबर के जस्ट बाद पढ़ा था नेचुरल रबर के बाद, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो। वल्कनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में पूछा गया है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आता है। अगर रबर से कोई क्वेश्चन आया तो वल्कनाइजेशन से आपके आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो सिंथेटिक रबर्स क्या होता है, नेचुरल रबर क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस कर रखा, वीडियोस आप देख सकते हो। वेरियस टाइप्स रबर्स के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं आपके, नेचुरल रबर होता है, सिंथेटिक रबर्स होते हैं। उनके बारे में आपको बताना है एग्जाम्पल के साथ, आइसोप्रीन, न्यूप्रीन, ये सब आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देने हैं। ब्यूना एस, ब्यूना एन के, ये दो तीन एग्जाम्पल आप दे सकते हो दोनों वाले रबर्स में, सिंथेटिक में भी और नेचुरल में भी। ठीक है, फिर आता है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये हमने भी बताया। सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर डिफरेंस, सिंथेटिक और नेचुरल रबर, वैसे इसमें ही आगे आप गए हो, लेकिन फिर भी अलग से भी डिस्टिंग्विश करने से आ सकता है आपका नेचुरल और सिंथेटिक को। फिर आता होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसमें आपके शॉर्ट नोट हो गए, या आपका पीवीसी का जो सिंथेसिस होता है, वहीं आपके एडिशन पॉलीमर्स के अंदर आपका एग्जाम्पल है पीवीसी का, तो इसका सिंथेसिस और इसके यूजेस वगैरह वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। विनाइल क्लोराइड समझ में आ रहा है क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आपसे पूछा कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCN है, ठीक है, तो आपका एक्राइलोन नाइट्राइड है, और लोन में आपको जो यूज़ होता है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH आपका विनाइल ग्रुप है। ठीक है, उसमें आप Cl लगाओ, CN लगाओ, तो उस हिसाब से आपका वहाँ पर वो फॉर्मूला बनेगा। फिर आता है अमीनो एसिड्स, फोर्थ जो आपका यूनिट है वो अमीनो एसिड्स का। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स एक टॉपिक है आपका, अमीनो एसिड्स में सभी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, पेप्टाइड्स भी है, प्रोटीन्स भी है और न्यूक्लिक एसिड्स भी है, सब है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइड्स से अगर कोई क्वेश्चन बना तो स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पेप्टाइड्स, ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं पेप्टाइड में से, और कोई इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो आपका 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे बने। ठीक है, तो अगर आपका शॉर्ट में बनेगा तो पेप्टाइड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस है पेप्टाइड से क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आपका पूछा जाएगा। 2-3 मेथड्स होते हैं, 3 मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मेथड्स भी लिखोगे बहुत है, फिर भी एक भी लिखोगे वही आपका बहुत है, क्योंकि एक भी आपका लंबा मेथड हो, तो वो भी अगर आप लिखोगे, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर रखा वो आप देख सकते हो। वीडियो पे बताना मैं भूल गया स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, वो आपका टॉपिक रह गया था, लेकिन नोट्स मैंने इंक्लूड कर दिया, वो आप देख सकते हो। नोट्स ऑन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, अगर आए तो RNA DNA सब कुछ आपको लिखना है, क्लास 12 में आपने पढ़ रखा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, वो भी अगर आप लिखोगे अच्छे से, अगर स्ट्रक्चर बनाते तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आपने 12th में पढ़ रखा है न्यूक्लिक एसिड में RNA DNA डिफरेंस हो गया, या न्यूक्लियोटाइड, ये सब आपने चीज़ पढ़ रखी है, तो वहाँ से आप बता सकते हो। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये सब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा करके वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर शॉर्ट नोट आए तो लिख सकते हो। फिर आता है स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट, वो सब जो आपकी होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर विथ डायग्राम। अगर डायग्राम अगर आपने देखा है, पढ़ा है, तो बना सकते हो। 12th में भी आपका डायग्राम था, बहुत सिंपल था। बुक में थोड़ा सा आपका टिपिकल डायग्राम दे रखा है, अगर समझ में नहीं आए तो आप क्लास 12 की NCERT बुक से तीनों के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी के, आप देख सकते हो, ईजी आपके डायग्राम्स वहाँ पर है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स में ये आपके 3-4 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस बहुत है, तो इनको आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, लास्ट आता है आपका यूनिट 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये लास्ट एंड सेकंड लास्ट है।
लास्ट आपका कार्बोहाइड्रेट्स का है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर में इसमें भी आपके 4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल शिफ्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एनएमआर के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, उसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स आपके लिख रखे हैं यहाँ पर सब आपके नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो केमिकल शिफ्ट हो गया, इसके वेरियस इफेक्ट्स हो गए केमिकल शिफ्ट के, वो आपको पता होने चाहिए। शील्डिंग डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। शील्डिंग मतलब क्या हुआ, डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, एनएमआर का प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस एनएमआर की किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, इसके बारे में भी आपके पास यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने को आता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर लिख रखे एनएमआर के और भी है आपके, तो वो सब मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखे क्वेश्चन के फॉर्म पे, आपको अच्छे से समझ में वहाँ पर आ जाएंगे। डायग्राम भी हमने बना रखा, हमने पूरा स्पेक्ट्रा बना रखा है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट जो स्पेक्ट्रा है इथेनॉल का, 112 ट्राइब्रोमोइथेन का, जो भी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रा है वो हमने वहाँ पर बना रखे, तो वहाँ से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो नोट्स आप ज़रूर देखना, लिंक सबका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। 2-3 आपके और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। एक आपका आता है प्रोटॉन एनएमआर से, तो एथेनॉल का जो आपका प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो पूछा जा सकता है, और 112 ट्राइब्रोमोइथेन। वैसे 3-4 टॉपिक्स आपके दे रखे सिलेबस में, लेकिन इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट है वो इथेनॉल है, सबसे ज़्यादा इथेनॉल है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो 112 ट्राइब्रोमोइथेन का भी आप स्पेक्ट्रा देखना है आपको, अगर आपको टाइम मिले तो। खाली देखना नहीं, समझना भी है। इथेनॉल को तो देखना ही है, लेकिन टाइम मिले तो 112 ट्राइब्रोमोइथेन का भी देखना है, ठीक है। तो इसका आप जो प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो इंपॉर्टेंट है दोनों का, इथेनॉल का भी और 112 ट्राइब्रोमोइथेन का भी। दूसरा है आपका फिर स्पिन कपलिंग ऑफ प्रोटॉन एनएमआर। स्पिन कपलिंग भी इंपॉर्टेंट है, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पिन कपलिंग भी अच्छे से आपको देखना है, ये भी मैंने नोट्स में आपका इंक्लूड कर रखा है। फिर आता है आपका पीएमआर क्या होता है, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, इसके बारे में जो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट, वो भी पूछा जा सकता है। ये भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस आ रखे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो यहाँ पर एनएमआर के और दूसरे यूनिट्स के, सब मैंने नोट्स में इंक्लूड कर रखे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस ही बना रखी है, बस एनएमआर और कार्बोहाइड्रेट्स की बना रखी है, बाकी उसकी बना रखी है, तो आप सब देख सकते हो, ठीक है। 6th है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देखने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कर रखे। सबसे पहले आपका है मैकेनिज़्म ऑफ ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज़्म। दूसरा है राइथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरोमर्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका चेन लेंथनिंग एंड चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स में। बाकी मोनोसैकेराइड सिंपल, ये अगर वैसे बेसिक्स अगर पढ़ोगे तो फिर आपको इजीली आ ही जाएंगे समझ में, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी यही है। ओसाजोन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हो गया, राइथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरोमर्स हो गए, चेन लेंथनिंग हो गया, चेन शॉर्टनिंग ऑफ एल्डोसिस हो गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको देखने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 6 यूनिट्स है टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी 6 सेमेस्टर पे, और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे। तो जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे सब के सब आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियोस आप देख सकते हो, 3-4 यूनिट्स की हमने वीडियोस बना रखी है। बाकी जो यूनिट्स है उनके नोट्स, सबके नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे। कार्बोहाइड्रेट्स के नहीं प्रोवाइड कर रखे, बस कार्बोहाइड्रेट्स में आप 3 जो ये टॉपिक है ये आप देख सकते हो, जो हमने अभी डिस्कस कर रखे ये वाले, ठीक है। बाकी सब के सब आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नोट्स है और प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो ज्वाइनिंग लिंक है वो भी नीचे मैंने आपको दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।